मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे? इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल स्ट्रक्चर, सेल इन्फॉर्मेशन और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है सेल की। तो ये जितनी भी मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों के बेसिस पर हम स्टडी करते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कीट्स। ठीक है, कीट्स अब हम इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। यहाँ पर एड्स का मतलब है, टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे सोर्सेज जिनके बेसिस पर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये पहचान सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। एड्स का मतलब होता है सोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जिनके आधार पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे हर्बेरियम। देखो हर्बेरियम क्या होता है कि हर एक मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं वो हर कोई एनवायरनमेंट उनको सूटेबल हो ये पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो प्लांट जो किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर मिलता है तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मान लो कि उसकी लीफ हो गई, ठीक है, उसका फ्लावर हो गया, फ्लावर तो नहीं लेते हैं, जैसे उसकी स्टेम हो गई, उसकी ब्रांच हो गई, तो क्या करते हैं उसकी लीफ ब्रांच को प्लग करके लाते हैं, एक शीट के ऊपर रखते हैं जिसको बोला जाता है हर्बेरियम शीट। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक लीफ को रख दिया उसके ऊपर। ठीक है, देन आप क्या करोगे, फिर इसको प्रेस करोगे, फिर आप इसको ड्राई होने के लिए रख दोगे। और कई बार हम इसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए कई केमिकल्स भी इनके ऊपर ऐड कर देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। और साथ ही साथ आप कुछ इन्फॉर्मेशन को इसमें यहाँ पर लिखते हो, इसके बारे में, लीफ के बारे में जो भी है इन्फॉर्मेशन उसको आप लिखते हो उसमें। तो देखो कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर आता है तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर्बेरियम फाइल में नहीं लिखी जाती है। तो वो है कि कभी भी हम हाइट ऑफ स्टेम नहीं लिखते हैं। हाइट ऑफ द स्टेम। तो क्या क्या चीज़ें मेंशन होगी, आपने इसका कॉमन नेम लिखा, आपने बोटानिकल नेम लिखा, फिर आप प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखोगे, डेट ऑफ कलेक्शन लिखोगे, अगर कोई मेडिसिनल लीफ है तो उसके यूजेस के बारे में लिखोगे आप, और हाँ आप इसकी फैमिली भी लिखोगे कि कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है। एक तरीके से बोल सकते हो कि ये एक स्टोर हाउस है। ठीक है, वैसे तो 11th क्लास में हर्बेरियम की फ़ाइल बनाई जाती है, लेकिन इस साल तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, लेकिन अगर क्लासेस लगेंगी तो हम डेफिनेटली हर्बेरियम फ़ाइल तैयार करेंगे। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छी फ़ाइल होती है ये। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लीव्स आप कलेक्ट करते हो, देन आप उसको कुछ टाइम के लिए आप न्यूज़पेपर में उसको सुखाने के लिए रख देते हो, जैसे हम रोज़ के फ्लावर को भी रखते हैं। और जब वो ड्राई हो जाता है तब आप उसको हर्बेरियम फाइल में स्टिक कर देते हो, उसके ऊपर बटर पेपर भी लगा हुआ रहता है ताकि जो सेकेंड लीफ हो वो फर्स्ट लीफ से उसका इंटरेक्ट ना हो और वो एक दूसरे से लगकर ख़राब ना हो। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ हम प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट लीव्स की वैरायटी पर, उनकी स्टेम की, उनकी ब्रांच की वैरायटी पर रिसर्च करते हैं, और हमको जो रिसर्च में जो हमको मिलता है उसके लिए उसको हम एक फ़ाइल में लगाते हैं, उनके यूजेस के बारे में लिखते हैं हम। ठीक है, हमने कलेक्ट कब किया था, हम किस जगह से उसको तोड़ कर लाए हैं, वो जगह के बारे में लिखते हैं हम। ठीक है, मतलब प्लांट की जो पूरी क्वालिटी, लीव्स की डिज़ाइन वगैरह की जो क्वालिटी, वो सब कुछ हम कलर वलर सब उसमें इंसर्ट करते हैं लिखते वक्त। और सेकंड जो टैक्सोनॉमिकल ऐड है वो है आपका बोटानिकल गार्डन। जब हर्बेरियम में डेड प्लांट्स को रखा जा रहा है तो हम बोटानिकल गार्डन में रखते हैं लिविंग प्लांट्स को। तो यहाँ पर लिविंग प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, स्टडी रेफरेंस के लिए होता है। उस पर जो साइंटिफिक नेम है उसको वो लिखा जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है। तो जो सबसे फेमस बोटानिकल गार्डन है वो है क्यू इंग्लैंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फेमस बोटानिकल गार्डन कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, क्यू इंग्लैंड में है। और NBRI का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ ये पूछ सकते हैं कि आप दो फेमस बोटानिकल गार्डन बताइए कहाँ पर हैं। तो एक तो हो गया आपका क्यू इंग्लैंड और दूसरा होता है हावड़ा इंडिया में। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है हर्बेरियम के बारे में, देन हमने पढ़ा है बोटानिकल गार्डन के बारे में। अब हम थर्ड पढ़ेंगे अबाउट म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में क्या होता है कि म्यूज़ियम में स्पेसिमेंट्स को रखा जाता है, प्लांट्स या एनिमल्स के स्पेसिमेन को। जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, कई फिशेस होती हैं, तो क्या होता है कि उनको स्टफ़ करके भरा जाता है, उनके अंदर का जो भी सामान होता है उनको निकाल दिया जाता है और उनके अंदर स्टफिंग करके और उनको एक ग्लास टाइप जार के अंदर रख दिया जाता है।
और उनको कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स के अंदर रखा जाता है ताकि वो सड़े गले ना, उनमें से कोई स्मेल ना आए, क्योंकि अगर वो डेड और डिके हो जाएंगे तो आप उनको स्टडी नहीं कर सकते हो। तो अब मान लो कोई फ़िश है जिसको आप कांच के बने कंटेनर में रखोगे और इसके अंदर जो सॉल्यूशन ऐड है, जो इनको प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल डाला गया है, या तो वो फॉर्मेलिन होता है या वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये केमिकल है जिनको हम यूज़ करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए। ये सिर्फ म्यूज़ियम में ही नहीं होते हैं, ये हमारे लैब्स में भी होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बर्ड्स वगैरह रहते हैं उनके जो मतलब विंग्स वगैरह रहते हैं वो इजीली डिके हो सकते हैं, तो उनको हम इसके अंदर नहीं रखते हैं। उनके लिए अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, पाउडरी केमिकल्स होते हैं जिनको उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है। तो ये जो म्यूज़ियम है ये भी एक स्टडी रेफरेंस के लिए होता है। आप इनके बेस पर पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि कौन सी फ़िश है। ये सब वो चीज़ें हैं जिनको आप देख करके नॉलेज ले सकते हो, पता लगा सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस स्पीशीज़ से कहाँ से बिलोंग करता है और उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। चलिए, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूज़ियम के बाद में जो फोर्थ कैटेगरी है वो है जूलॉजिकल पार्क। क्या करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स में? मेनली एनिमल्स को रखा जाता है। जू का मतलब ही होता है एनिमल्स। तो जो लिविंग एनिमल्स है, लिविंग प्लांट्स है, ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पर एनिमल्स हैं वहाँ पर एनिमल्स को प्लांट्स की तो बहुत ज़रूरत है, तो जूलॉजिकल पार्क के अंदर प्लांट्स भी होंगे। तो आप स्टडी रेफरेंस के लिए वहाँ पर विजिट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, वो कैसे रहता है, कहाँ रहता है, उसका फीडिंग हैबिट क्या है, वो क्या खाता है। और फिफ्थ जो लास्ट है आपका बुक का वो है कीज़। अब कीज़ क्या होती है? इसको बेसिकली एनालिटिकल टूल कहा जाता है। तो एनालिटिकल टूल मतलब कि एनालिसिस करने में हेल्प करता है ये। तो हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में, अलग अलग कैटेगरीज़ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि एम्फीबियंस में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना, और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है। और मेरे पास में दो ऑर्गेनिजम्स है, एक है लॉयन और एक है फ्रॉग। तो लॉयन के पास में क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो लॉयन के पास में है तो फ्रॉग के पास में भी होगा, है ना, दोनों में प्रेजेंट होगा। पर यहाँ पर क्या होगा कि जो लॉयन है उसकी स्किन क्या मॉइस्ट होती है? नहीं। लेकिन जो फ्रॉग है उसकी स्किन क्या होगी? मॉइस्ट होगी, क्योंकि फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इन दोनों ही फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रॉग है वही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एम्फीबियन कैटेगरी से रिप्रेजेंट करेगा या उसको बिलोंग करेगा। तो हमने क्या करा? सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पर ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करा है। जब हम दो कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो उसको कहा जाता है कपलेट। और जब किसी ईच स्टेटमेंट के बारे में बात करें, किसी सिंगल के बारे में बात करेंगे तो उसको बोलेंगे लेड, LEAD, लेड। ठीक है। कपलेट का मतलब यहाँ पर कपल, मतलब दो के बारे में बात हो रही है। इस स्टेटमेंट में मतलब किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? लेड। तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं फ्लोरा और फोना का। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फोना का मतलब होता है एनिमल्स। तो फिर आता है आपका नेक्स्ट, कैटलॉगन्स। ठीक है, ये एक ऐसी बुक है, बुकलेट है जिनके अंदर अल्फ़ाबेटिकली स्पीशीज़ अरेंज्ड रहती हैं। जितना भी डाटा स्टोर्ड होगा, जितनी भी स्पीशीज़ होंगी, ऑल दी स्पीशीज़ आर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। फिर हम बात करते हैं मैनुअल और मोनोग्राफ। अब इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे या एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो जो मैनुअल और मोनोग्राफ है वो किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। So student, this is all about chapter number 1.